नमस्कार प्यारे दोस्तों, केपी सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। इसका पूरा ब्रीफ रिवीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। यह आपको यूज़फुल होने वाला है अलग अलग एग्ज़ाम में, जैसे कि फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी का है ये, तो क्लास 10th के सभी बोर्ड के लिए ये यूज़फुल रहेगा। देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जी हाँ, तो चैप्टर नंबर 3 है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम इसी का एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं कि मेटल नॉन मेटल होता क्या है। एज यू ऑल नो दैट, यहाँ पर आपको पता है सभी को कि टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। टोटल एलिमेंट जो होते हैं, अभी तक जो एलिमेंट हैं वो हैं आपके 118, मतलब 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से कुछ आपके मेटल हैं, कुछ आपके नॉन मेटल हैं, और बाकी के बचे हुए जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। यस और नो? तो यहाँ पर जो मेटल हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो नॉन मेटल है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्यों इनको मेटल बोला जाता है और क्यों नॉन मेटल को नॉन मेटल बोला जाता है। ओके, तो तो लाइन टू लाइन रहेगा, काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए एज ए ऑब्जेक्टिव के बेस पर भी, एंड देन नॉर्मल भी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको पता है एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके लिए भी आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इन क्लास नाइन्थ वी लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट। देखिए, हमने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में। दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। उन्हीं एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। थिंक ऑफ सम यूजफुल मेटल्स मेटल एंड नॉन मेटल्स इन अवर डेली लाइफ। इसका हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत काफ़ी यूजफुल है। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल कैटेगरीज द एलिमेंट। अब इनको अगर बांटा गया है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टियों के बेस पर इनको बांटा गया होगा। हाउ आर द प्रॉपर्टीज रिलेट टू यूज द एलिमेंट्स, लेट अस लुक द प्रॉपर्टी इन द डिटेल्स। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है दो प्रकार की प्रॉपर्टियों के बारे में मेन हम डिस्कशन करते हैं। एक हो जाती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड हो जाती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम देखेंगे, देन हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो फिजिकली हम बता सकते हैं, देख के हम डायरेक्ट टच कर करके या देख करके आंखों से बता सकते हैं कि हाँ ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। या सुनो, जैसे किसी अगर कठोर चीज को आप लोगे तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप बता सकते हो। यस और नो? लेकिन वो रिएक्शंस किससे करता है, कैसे करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, लोहा है, आपका आयरन है। आयरन की कोई भी चीज़ आप लोगे तो आप बता दोगे कि कठोर है। यस और नो? इसका सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, ये जानकारी आप बता सकते हो। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन जो आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर से करेगा तो क्या बनाएगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी केमिकल होती है। तो द earliest way to start grouping substances combining their physical property. Let us study
let us study with the help of following activities. Promoting the activities 3.16 collect the sample of following metal. जैसे यहाँ कुछ मेटल्स के नाम देके रखे हैं आपको, कौन कौन से हैं जनरली, आपका है मेटल है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया। ये सुनो, तो ये इनके नाम यहाँ पर है। जैसे आयरन का सिंबल हम लिखते हैं Fe, कॉपर का लिखते हैं Cu, एल्यूमिनियम का लिखते हैं Al, मैग्नीशियम का लिखते हैं Mg, सोडियम का लिखते हैं Na और लीड का लिखते हैं Pb और जिंक का लिखते हैं Zn। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इनके सिंबल हैं, आपको सभी को पता होगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेक करेंगे हम, यहाँ एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है। मेटल इन द प्योर स्टेट हैविंग द शाइनिंग सरफेस, तो ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि जो मेटल होते हैं उनके सरफेस जनरली कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। शाइनी मतलब चमकीले होते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटेलिक लस्टर, है ना। शाइनी जो सरफेस होता है इसको आप बोला जाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव द शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमकीला। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई, है ना। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स होते हैं सामान्यतः रूप से हार्ड होते हैं, या सुनो वेरियस, जैसे अभी अपन ने देखा इसे, जितनी भी चीज़ अपन ने देखी, चाहे वो आयरन देखा, चाहे वो आपको गोल्ड देखा, सिल्वर देखा, जिंक देखा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं। जनरली जो लिखा है वर्ड, इसका काफ़ी यूजफुल मतलब होता है। इसका मतलब होता है सामान्यतः। सामान्यतः मतलब लगभग समय पे ऐसा होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा 101% सारे के सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ लगभग लगभग 99% तक मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है। 1% नहीं होती, उनके बारे में भी हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी, मेटल्स जो होते हैं, सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल होते हैं अगर हम उनको पीटेंगे, मतलब उनको अगर फोर्स लगाएंगे तो काय में बदल जाते हैं, वो सीट में बदल जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलिबिलिटी। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेलिबिलिटी बोला जाता है। आपने जनरली देखा होगा, सिल्वर का आपने फॉइल देखा होगा, सिल्वर की आपने चादर देखी होगी, मतलब इस प्रकार से वो चौड़ाई के अंदर आता है, वो आपने देखा होगा। तो जनरली ये ऐसा तो था नहीं, ये सुनो, ये आपका सिल्वर था, सिल्वर को पीट पीट कर कैसा बना दिया जाता है, इस प्रकार से। आपने चादर भी देखे होंगे, है ना, काय के, आयरन के, तो वो भी एक मेटल है, ठीक है। आपने गोल्ड की लेयर देखी होगी, मंदिरों के ऊपर चढ़ाई जाती है, पतली सी लेयर, तो उसी को सीट बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है। द एबिलिटी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी नंबर 4। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे अब हम, 4। द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर कॉल्ड द डक्टिलिटी, है ना। जो मेटल होते हैं उनको हम काय में बदल सकते हैं, वायर के अंदर भी बदल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, डक्टिलिटी बोला जाता है ना। अगर वायर में बदला तो डक्टिलिटी, और अगर शीट में बदला तो क्या, उसको सॉरी, सीट में अगर बदला तो मेलिबिलिटी, और वायर में अगर बदला तो डक्टिलिटी। आपने वायर देखे होंगे, जनरली काय काय के वायर देखे आपने, कॉपर का वायर देखा होगा, है ना। तो जो वायर बनता है वो कॉपर जो आपका मेटल है। आपने और देखा होगा, एल्यूमिनियम का वायर देखा होगा, ये भी एक मेटल है। आपने गोल्ड का वायर देखा होगा, है ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मेटल है। सिल्वर का आपने देखा होगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मेटल ही है। तो जो भी मेटल होते हैं उनके वायर बनाए जा सकते हैं। सेकंड है आपका, देखो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देख रहे कि यू विल सरप्राइज दैट, आप चौंक जाएंगे जान करके कि 2 किलोमीटर का लंबा वायर बनाया जा सकता है केवल 1 ग्राम गोल्ड से। अगर आपने केवल 1 ग्राम गोल्ड लिया है तो उससे कितना लंबा वायर बन सकता है, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई फोर्थ अपनी, ये सुनो, इट इज बिकॉज द मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट कैन बी बिटन डिफरेंट शेप एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। और हम यूज करते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से इनको, है ना। कैन यू नेम द सम मेटल दैट यूज टू द मेकिंग, क्या आप नाम बता सकते हो कुछ जिनको बर्तनों घर के अंदर बनते हैं मेटल के, ये सुनो, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि कौन कौन से ऐसे मेटल है जो घर के अंदर हम किचन में यूज करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है, हीटिंग प्रॉपर्टी है, हाँ कि ना।
ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, इससे भी आप समझ सकते हो। यह सुनो, जैसे यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, वैक्स लगा दिया गया है इस रोड पर, ये अरेंजमेंट कर लिया गया है, यहाँ से हम क्या देंगे, हीट। या सुनो, अब आपको पता है कि वैक्स जो होता है मोम, वो अगर हम कहीं लगाते हैं तो वो जैसे हीट में आ जाता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब हीट कहाँ दी हमने, यहाँ पर, लेकिन ये हीटिंग कहाँ जाएगी, चल करके आगे जाएगी और इसको मेल्ट करने का काम करेगी। कुल मिला के आपको पता होगा कि ये जो रोड है, ये जो रोड है, इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर छोटे 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 मेटल हैं इस प्रकार से, सॉरी छोटे छोटे एटम है। ये सुनो, क्या है, ऐसे क्लोज एटम है यहाँ पर, छोटे छोटे। तो क्या होता है, किस प्रकार से हीटिंग ट्रेवल करती है, देखो हमने यहाँ पर मोम लगाया है ना, यहाँ पर हमने लगाई कैंडल, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ के गर्म हुए हैं, अब ये चल तो नहीं सकते बिकॉज ऑफ द इट इज क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल क्लोज पैक्ड, जा तो नहीं सकते आगे ये, बट ये क्या करते हैं, ये वाला जो एटम है ये अगले वाले एटम को हीट पास करता है, सेकंड वाला थर्ड वाले को करता है, थर्ड वाला फोर्थ, तो इस प्रकार से हीट आपकी आगे मूव करती है। आपने ये एग्जाम्पल जनरली आपके घरों के अंदर भी देखा होगा, अगर किचन के अंदर कहीं सब्जी वगैरह बन रही है, उसके अंदर आपने क्या रख दिया है, स्पून रखा है, तो देखो इस ये वाला एरिया गर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ से भी अगर इस स्पून को आप पकड़ते हैं तो गर्म लगता है, क्योंकि इसके एटम जो होते हैं वो हीट को लेकर के आगे ट्रेवल नहीं करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। द अबव एक्टिविटी सो दैट मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं, लेकिन ये होगा कब, लकड़ी रखोगे तो नहीं होगा, ये होगा जब मेटल होगा तो ही। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5वीं हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5th आपकी हो चुकी है यहाँ पर, कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो चुकी है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हो जाता है आपका सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है ना। और अगर पुअर कंडक्टर की बात करें, दोनों को बेस्ट कंडक्टर के लिए सिल्वर कॉपर, और अगर पुअर कंडक्टर की अगर बात करें तो वो हो जाता है आपका लीड एंड मर्क्यूरी। लीड का सिंबल मैंने आपको बता ही दिया है, पीबी, मर्क्यूरी का सिंबल होता है एच एंड जी। तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी हो गई है। देन सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है। ये सुनो, यू हैव सीन दैट वायर आर कैरी द होम्स हैव द कोटिंग विद द पॉलीविनाइल क्लोरीन। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो वायर होते हैं हमारे कॉपर के, उनके ऊपर क्या होती है, कोई भी वायर है चाहे एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर एक पतली सी, ये तो वायर है ना, ये वायर अंदर रहता है, उसके ऊपर क्या रहती है, ये ऊपर पतली सी कवर रहता है, तो उसी वो काय का बना रहता है, पीवीसी, मतलब पॉलीविनाइल क्लोरीन का। व्हाट हैपन स्टिक, जैसे यहाँ पे कोटेड विद द, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे आर प्रोड्यूस द साउंड, है ना। ये यहाँ पर एक आई थिंक क्वेश्चन छूट चुका है हमारा, या बैटरी से भी बता देता हूँ। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाएगी कि मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ये होते हैं। What happen when the metal strike hard? Do you sound strike in the hard substance in the sonorous? उसके बाद अगर आप मेटल्स को कहीं पीटेंगे, मतलब कोई मेटल है जैसे लोहा रखा हुआ है, या सुनो, और इसको आप यदि काय से भी पीटेंगे, पत्थर से पीटेंगे या फिर लोहे से ही पीटेंगे, तो ये क्या करता है आपको पता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। आप सभी के स्कूलों में घंटी होगी, अगर इलेक्ट्रिक घंटी नहीं होगी तो नॉर्मल वो काय की बनी रहती है, जनरली लोहे की बनी रहती है। तो आपके जो लेक्चर्स एक्सचेंज होते हैं वो इसी से होते हैं, बिकॉज ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है सोनोरस। तो ये कुछ हमने लगभग 7 प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की। कौन कौन सी पढ़ी है, एक बार आप वीडियो को रिकैप करके पूरा रिवाइज देख सकते हैं। ओके, देखिए मेटल, नॉन मेटल जो होता है, तो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न आर द वेरी फ्यू नॉन मेटल्स, है ना। सम नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, दे नॉन मेटल्स एदर बी सॉलिड। देखो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं,
नॉन मेटल जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होंगे या गैस होंगे, सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। और हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, अगर मैं भूल गया हूँ वहाँ पर तो देख लेना, मेटल्स जो होते हैं वो सामान्यतः सॉलिड ही होते हैं, और नॉन मेटल सॉलिड तो होते ही होते हैं, साथ में मैक्सिमम इनके अंदर गैसें भी मिक्सअप होती है। तो गैस तो जितनी भी है सारी नॉन मेटल के अंदर काउंट होती है ना। सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। देखो सल्फर भी गैस है, आयोडीन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल इधर भी सॉलिड है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई कि मेटल सॉलिड होते हैं और क्या होते हैं, गैस होते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इनकी सबकी प्रॉपर्टी। आप कोई भी 2 एलिमेंट लिख करके इस टेबल को फुलफिल कर सकते हैं कि इनके अंदर यस और नो के रूप में, है ना। यहाँ पर सिंबल आप लिख देंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पर मैंने लिखा एल्यूमिनियम, है ना, तो ये एल सिंबल हो जाएगा उसका। मैंने लिखा आयरन, आयरन का सिंबल हो जाएगा आपका Fe, है ना। टाइप ऑफ द सरफेस कैसा है, शाइनी सरफेस होते हैं। बोथ आर द हार्ड, मेलेबिलिटी यस, डक्टिलिटी भी यस, है ना। कंडक्टर इज ऑल्सो यस, लेकिन यूज नहीं करते हैं बिकॉज रेसिस्टेंस हाई होता है। ये थोड़ा सा आपको इसका पार्ट कहाँ समझ में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर तो वहाँ पर समझ में आएगा। सोनोरिटी दोनों के अंदर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन discuss the general physical property non-metals are the class. You must conduct the, we cannot group elements according to their physical property. Okay, they are accepted. For example, all the metal, देखिए अब जो प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है, मेटल्स के अंदर होती है और नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। चाहे आप किसी भी प्रॉपर्टी को ले लो, वो आपकी मेटल्स के अंदर होगी, नॉन मेटल के अंदर नहीं होगी। मैं आपको दोहरा भी देता हूँ एक बार मेटल नॉन मेटल का, ताकि आपको आसानी से वो समझ में भी आ जाएगा, है ना। मेटल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, एक तरफ हम ले लेते हैं मेटल, एक तरफ हम ले लेते हैं नॉन मेटल, यस और नो। तो देखो मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स का सबसे पहले हमने देखा कि मेटल जो होते हैं, है ना, अलग अलग देखेंगे। सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं करते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये नहीं होते हैं, है ना। उसके बाद में मेलेबिलिटी इनके अंदर होती है, इनके अंदर नहीं होती है। यहाँ पर डक्टिलिटी होती है, यहाँ पर इनके अंदर, ये सुनो, इसके अंदर नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें तो लिख ही देंगे हम नोट कर करके, कैन नोट कर करके, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर अब क्या होगा, है ना, कि जनरली मेटल्स, मैंने बोला जनरली एक वर्ड यूज करा था, मतलब सामान्यतः चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है क्या, अपवाद। मतलब वो चीज़ें मेटल तो रहेंगी, लेकिन उनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेगी, या सुनो। जैसे कि आपका हमने पढ़ा मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, या सुनो 99% सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, क्या, मर्क्यूरी, Hg, जो सॉलिड नहीं होता है, जो लिक्विड होता है। तो आप बोलेंगे सर इसको फिर हमने मेटल में क्यों रखा। तो देखो मेटल की एक प्रॉपर्टी नहीं होती कि केवल सॉलिड होता है, उसके अलावा हमने 4, 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती, बाकी की प्रॉपर्टियां होती हैं, इसलिए इसको मेटल में रख के रखा है। तो एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑल मेटल एक्सेप्ट द मर्क्यूरी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। मर्क्यूरी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओके। मतलब मर्क्यूरी को छोड़ करके सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ओके। दैट मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने पढ़ा पिछले उसमें कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन में आप ध्यान रखना, एक तो होता है गैलियम, एक होता है आपका कैल्शियम। ये दोनों कैसे मेटल तो हैं, बट लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट लो है। वेरी गुड। अगला है आपका आयोडीन इन नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आपको पता है लस्टर सरफेस नहीं होता है ना, चमकीला नहीं होता नॉन मेटल, क्योंकि जो मेटल में होता है नॉन मेटल में नहीं होता है। लेकिन आयोडीन ऐसा है कि जो लस्टर होता ही होता है, चमकीला होता है ना। तो ये नॉन मेटल का एक्सेप्शन है। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन बी एग्जिस्ट फॉर्म इच फॉर्म ऑफ द कॉल्ड द एलोट्रोप्स। कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, देखिए, है ना।
कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे उसमें जनरली कौन कौन सा आ जाता है आपका, उसमें आ जाता है बक मिनिस्टर फुलेरिन आ जाता है आपका, ये चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका ग्रेफाइट आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, आपका डायमंड आ जाता है, ऑल आर द, तो ये अलग अलग रूप हैं, कार्बन के ही बने हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग हैं, ये सुनो। तो ये कार्बन के क्या कहलाते हैं, ये कार्बन के कहलाते हैं एलोट्रॉप्स, क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। ओके, अब आपको पता है कि कार्बन एक प्रकार का गैस है, तो इससे बनने वाली चीज़ें क्या होंगी, नॉन मेटल होगी। बट यहाँ पे क्या देखे रखा है ना, कि डायमंड इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दैट हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस नोन एज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने देखा कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इसके जो भी एलोट्रॉप्स इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंसेज इन द नेचर, नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। उसके बाद में आगे हम देखेंगे एल्कलाइन मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉफ्ट दे। अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स की एक ही प्रॉपर्टी होती है जनरली, वो होती है कैसी, सॉलिड। लेकिन यहाँ पे जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इजीली आप इनको क्या कर सकते हो, बाय द नाइफ यू कैन कट इट। आप नाइफ के थ्रू, जो नाइफ होता है अपना चाकू, उसके थ्रू इसको काट सकते हो। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड मेटल, नॉन मेटल, बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तो सारी की सारी देखी अपन ने क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन को मेन ध्यान रखना है, हाँ कि ना, एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर आप एक्सेप्शन लिख सकते हैं। और इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप, एक वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है जिसमें केवल और केवल हमारे जो होते हैं MCQ, देन फिलिंग द ब्लैंक्स, देन उसके बाद में मैच द कॉलम, है ना, देन ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीज़ें 5-6 टाइप की चीज़ें मैंने अपलोड करके रखी है वीडियो में। तो ये चैप्टर आप जैसे ही पढ़ें, एक बार उस वीडियो को देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस द एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो, नॉन मेटल जो होता है प्रोड्यूस करता है एसिडिक ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक होता है, ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। मेटल जो होता है वो कैसा होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो ये कैसा है, बेसिक है, बेस है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेस नेचर के होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ना, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल फॉलोइंग इन द फोर कलेक्टेड द सैंपल फॉलोइंग एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम एंड जिंक। सबसे पहले हम वही अगेन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन द एयर। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि मेटल्स को अगर हम बर्न करेंगे काय के अंदर, एयर के अंदर, तो क्या होगा। तो देखिए, मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है आपका, मैग्नीशियम एक प्रकार का मेटल है। मैग्नीशियम को जब आप जलाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और उसका जो एज बचता है, उसका जो राख बचता है, वो भी एक प्रकार का कैसा कलर देता है, वाइट कलर देकर। बहुत बार क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम बर्न होता है तो कौन सा कलर देता है। देखिए, अभी अपन ने पढ़ा थ्योरी में, यहाँ पर उसको रिएक्शन के माध्यम से बताया गया है। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है ना। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल में पढ़ा है, वहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद में ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। जब हम एक रिएक्शन को किस पैटर्न में लिख देते हैं, सिंबल के फॉर्म में, या फिर सिंबल या फिर फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, तो वो बन जाता है आपका इक्वेशन। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। जैसे प्रकार से एल्यूमिनियम, कॉपर देखो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन आपका आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिंक आपका जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये सुनो, तो मेटल जो होते हैं ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है जनरली। लेकिन फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, जो बेसिक भी होते हैं, है ना। हाउ द कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ
hydrochloric acid we can learn in the metal oxide basic in the nature, but some metals oxides such as the aluminum oxide, zinc oxide, both, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक भी होते हैं वो और बेस भी होते हैं, यस और नो। उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक। क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक, विच एलिमेंट्स विच समटाइम रिएक्ट लाइक द एसिड, समटाइम रिएक्ट लाइक द बेस। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये तो पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सुनो, तो ये है आपका एसिड, ये सुनो। सपोज इसको आपको नहीं पता है कि Al2O3 क्या है, Al2O3 क्या है हमें नहीं पता है। ये जो फॉर्म हुआ है AlCl3, ये एक प्रकार का आपका सोल्ट है और ये आपको पता ही है, यह है आपका वाटर। अब ये रिएक्शन कब होती है बताइए आप। हमने पढ़ा है ये रिएक्शन होती कब है, कब होती है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कब होती है? जब आपका एसिड के साथ बेस मिलता है। तो डेफिनेटली बात है कि ये एसिड है, तो ये सामने वाला Al2O3 क्या है आपका, यहाँ पर निकल के आया वो बेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बार हमने लिया क्या, बेस। क्या लिया? बेस लिया, NaOH, आपको पता OH है इसके अंदर, तो ये बेस है। देन अगेन हमें इसका नेचर नहीं पता है कि Al2O3 क्या है। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है, NaAlO2 सोल्यूम जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट है, जो सोल्ट होता है एक प्रकार का। तो ये अगेन यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बना है सोल्ट। ये आपको पता है क्या है, ये है आपका वाटर। तो मुझे बताइए, अगेन सोल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ, तो ये जो है यहाँ पर जो भी एलिमेंट है Al2O3, ये क्या है, ये है आपका एसिड। तो आप देखेंगे कुछ समय पहले ये एसिड था, सॉरी कुछ समय पहले आपका ये एसिड था, बेस था, सॉरी, और अगले ही रिएक्शन में ये कैसा बिहेव करने लगा, एसिड। इसी प्रकार से एक और होता है जिंक ऑक्साइड, जो भी इसी प्रकार का नेचर रखता है, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन द वाटर। अगला है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल मतलब पानी के अंदर घुलते नहीं हैं, है ना। बट सम आर डिजोल्व, लेकिन जो घुल जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एल्कलाइज। यस और नो? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन द वाटर प्रोड्यूस द एल्कलाइन, है ना। जो सोडियम ऑक्साइड है आपका Na2O, और आपका जो जिंक ऑक्साइड है, सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं आपके एल्कलाइज। कैसे हैं? एल्कलाइज ये हैं। या अगर हम डायरेक्ट बात करें तो बेस के दो नेचर होते हैं, क्योंकि आपको मेटल ऑक्साइड भी बेस है। एक तो होता है आपका नॉन एल्कलाइन और एक होता है आपका एल्कलाइन। जो डिजोल्व हो जाते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, एल्कलाइन, और जो डिजोल्व नहीं होते उनको बोलते हैं अपन नॉन एल्कलाइन। तो ध्यान रखना, मेटल और दो नाम याद रख लेना आप, एक तो है आपका सोडियम ऑक्साइड, एक है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, वी हैव ऑब्जर्व दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के साथ सारे के सारे मेटल एक जैसी रेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। सच द पोटेशियम एंड सोडियम, जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं एक प्रकार से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर होते हैं। आगे आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना। अगर आप इनको ओपन में रख देते हैं सोडियम या पोटेशियम को, तो ये क्या होने लग जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको काय के अंदर रखा जाता है, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। द सरफेस ऑफ द मेटल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। आपने देखा होगा मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये जो होते हैं अगर इनको अपन हवा में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक लेयर इनकी ऑक्साइड की इस प्रकार से लेयर चढ़ जाती है, जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। देखो ये लेयर क्या बना लिया इसने, प्रोटेक्ट। जो अंदर का मेटल है रेड कलर का, जो मैंने सिंबॉलिक पैटर्न यहाँ दिया है, ये इससे प्रोटेक्ट हो। सच द मैग्नीशियम आर द कवर्ड विद थिन लेयर, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर प्रिवेंट फ्रॉम मेटल फर्दर ऑक्सीडेशन, है ना। आगे ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए उसको बचाने का काम करता है ना। अब आपको पता आयरन डज नॉट बर्न हीटिंग, बट द आयरन फिलिंग बर्न वेरी फास्ट, है ना। स्प्रिंग कोटेड विद द ब्लैक,
ओके। फ्लेम इन द बर्नर, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता है, बट हॉट मेटल्स इज ए कोटेड विद द ब्लैक कलर कॉल्ड द कॉपर ऑक्साइड। लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो बनाता है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉट रिएक्ट, सिल्वर और गोल्ड लगभग ना के बराबर, सिल्वर तो करता है रिएक्शन लेकिन गोल्ड आपका रिएक्शन नहीं करता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसी चैप्टर में देखिए ये आपकी है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। ये आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्शन इनका कम होता जाता है। देखिए लास्ट में है आपका गोल्ड, तो ये रिएक्शन नहीं करता, लिस्ट रिएक्टिव होता, कम से कम रिएक्शन ये करता है। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डू यू नो के अंदर एक टॉपिक देके रखा है, एक्वा रेगिया। क्या है? एक्वा रेगिया, जो आपके गोल्ड को डिसॉल्व करने का काम करता है, घोलने का काम करता है। इसके रॉयल वाटर भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या होता है तो एच, इसमें होता है नाइट्रिक एसिड और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनका रेशियो होता है 3:1। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है कि जो आपका एक्वा रेजिया होता है वो क्या करता है, गोल्ड को डिसॉल्व करने का, गोल्ड या प्लेटिनम, है ना, इसको डिसॉल्व करता है। उसके बाद में इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है रॉयल वाटर भी बोला जाता है इसको। ये सुनो, काय से मिलके बनता है, HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, 3:1 इनका रहता है। ये रेशो के अंदर इनको मिक्सअप किया जाता है, एक्वा रेगिया बनता है। 4 क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल यहाँ से उसको याद रखना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ठीक है, एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से किस प्रकार से रिएक्शन करता है तो आपको पता होगा। डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं बताता हूँ मैं आपको, है ना। मेटल्स ए यदि है वो किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको डिजोल्व करा है तो क्या बन जाएगा, ये मेटल ए यहाँ आ जाएगा और मेटल बी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोला जाता है। यस और नो? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है आपकी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे यहाँ पर हमने लिया क्या, कॉपर सल्फेट प्लस, सॉरी आयरन सल्फेट, जस्ट वेट ए मिनट, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu गिव, तो Cu और Fe को देखो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में, Cu कहाँ पर है, Cu है आपका नीचे और आयरन कहाँ है, ऊपर। तो नीचे वाला ऊपर वाले को कभी भी हटा नहीं सकता है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ कॉपर सल्फेट और यहाँ हुआ आयरन। अब अगेन देखिए, आयरन क्या ऊपर है, कॉपर से बिल्कुल ऊपर है, तो ये ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बना लेगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सारी रिएक्शंस बन सकती हैं। आपको ध्यान बस ये रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को क्या करना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आप जब भी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन लिखेंगे आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको मैंने बता ही दिया क्या होती है रिएक्टिव सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। इसमें मेटल अरेंज होते हैं, सारे नहीं होते, जो मैक्सिमम यूजफुल होते हैं वही होते हैं, उनमें रिएक्टिविटी सीरीज इनका अरेंज किया गया है। ये चलता है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार से एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये अपना वैलेंसी फुलफिल करने के लिए रिएक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि फॉर्मूला जो बनता है आपका NaCl, अब इसको आपने ध्यान दिया होगा कि क्यों बनता है, NaCl के साथ ही रिएक्शन क्यों करता है ना। और कुछ भी तो हो सकता था ना, फॉर्मूला के अंदर और कुछ भी ऐड हो सकता था। तो ये अपनी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको वैलेंसी का नॉलेज होना जरूरी है, जो आई होप आपको होगा। जैसे सोडियम हमने लिया और हमने लिया क्लोरीन। अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका होता है आपका 70। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो पहले ऑर्बिट में 8 2
8 एंड 1। इसके अंदर होता है 2, 8 एंड 7। अब आपको पता है कि जो भी मेटल एटम होता है वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को करना चाहता है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या है, या तो ये डोनेट कर सकते हैं या तो ये गेन कर सकते हैं। ये सुनो, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से आउट हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है, तो हो जाएगा क्या, ये +1 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 8 हो जाएगा। इसके लास्ट ऑर्बिट पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। या सुनो, इस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से देता है तो इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेता है तो इसके ऊपर आ जाता है वो माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या कंपाउंड आपको मिलता है, NaCl कंपाउंड आपको मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको। जैसे आपने देखा होगा MgCl2। अब आप सोचते होंगे कि सर MgCl2 क्यों होता है ना, वहां पे तो NaCl था, एक Cl था, यहाँ 2 Cl क्यों है? तो इसका भी रीजन आप समझिए। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेंगे, है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, क्लोरीन का भी अपन ने पढ़ा होता है 17। यस और नो? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287 और इसका होगा 282। अब यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, बट यहाँ पर तो एक ही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इसीलिए एक क्लोरीन और होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28 एंड 7। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। यस और नो? तो इसीलिए ये होता है MgCl2, मतलब मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन की वैलेंसी को फुलफिल करा है ना। अब मैग्नीशियम ने कितने दिए, 2 दिए, इसलिए इसके ऊपर जाता है 2+, और क्लोरीन जो है आप इस प्रकार से लिखते हो 2Cl-, मतलब 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ये अगेन प्लस एंड माइनस चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द MgCl2। तो जो भी कंपाउंड इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से कंपाउंड को बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या गेन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है MgCl2। उनको बोला जाता है इनको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड उनको बोला जाता है। यस और नो? बिकॉज इनको हम आयन बोलते हैं, Na+, Cl-, Mg2+, Cl-। तो ये क्या है, ये है आपके प्लस और माइनस सिंबल, इनको आयंस बोले जाते हैं। इसीलिए इनसे बनने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, इनसे बनने वाले कंपाउंड होते हैं आयोनिक कंपाउंड। आप बोलेंगे सर और क्या होता है इनके अलावा, तो इनके अलावा आपने मीथेन का फॉर्मूला देखा होगा CH4। तो ये शेयरिंग से नहीं बनता, सॉरी, ये जो है डोनेट गेन से नहीं बनते, ये बनते हैं शेयरिंग से। इसको हम पढ़ेंगे काय में, चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। या आप यदि 11 के बच्चे भी हैं, 12th के भी बच्चे हैं, तो भी आपके लिए यूजफुल है बेस से केमिस्ट्री का। अगर आपको इतना समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीजें आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, है ना। अब आप बोलेंगे सर जिनके अंदर लास्ट ऑर्बिट में 8 है तो वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं, वो होती है आपकी नोबल मेटल। क्या होती है वो, नोबल मेटल होती है। ओके, हीलियम के अंदर 2 होते हैं, यस और नो? हीलियम जो होता है एक ही ऑर्बिट होता है इसके अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद में नियोन का होता है 10। कितना होता है नियोन का, 10 होता है, यस और नो? नियोन का 10 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 8। कितना होता है, 2 एंड 8। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो रिएक्शन नहीं करेंगे। आर्गन में भी 2, 8 एंड 8, 8 होता है। तो जहां भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या अगर एक ही ऑर्बिट है, आप बोलोगे सर हीलियम में तो जो है 2 ही है, तो हीलियम के पास एक ऑर्बिट है। मैंने बोला ये एक ही ऐसा मेटल होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 है। तो अगर एक ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। अगर 8 नहीं है, जैसे यहाँ 1 है, 2 है या 3 है, तो ध्यान दीजिए जो भी मेटल होता है ना वो डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट। जहां लास्ट ऑर्बिट में 1 है, 2 है या 3 है, 1 होगा तो 1 दे देगा, 2 होगा तो 2 दे देगा, 3 होगा तो 3 दे देगा।
फोर वाला चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ेंगे। यदि वहां पे 5 है, 6 है और 7 है तो वो नॉन मेटल होते हैं। इस प्रकार से भी हम मेटल नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। अगर लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे तो वो क्या हो जाता है आपका मेटल। अगर 5 है, 6 है, 7 है तो वो हो जाता है आपका क्या नॉन मेटल। और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं डोनेट करते हैं। क्या करते हैं डोनेट। देखो ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। इनके लास्ट ऑर्बिट में आपको कितने हैं यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, 7 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बेटर तरीके से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, सारा जो लिखा हुआ है वो। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। अब जो आयोनिक कंपाउंड बने हैं अभी अपन ने जो देखे, चाहे वो आपका NaCl है, चाहे वो आपका MgCl2 हो, या सुनो, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। क्या प्रॉपर्टियां होती है देखो, सबसे पहले तो ये आयोनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख रखे हैं, है ना। NaCl, LiCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ये बने कैसे हैं, देखिए यहाँ पे ये बने हैं आपके, जैसे मैंने लिखा Na प्लस और Cl-, तो ये इनके बीच ये इन चार्जेस से बने हैं, आयन से बने हैं, इसलिए तो आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं इनको। तो ये जो आयन से बने हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है इनके अंदर एक फोर्स रहता है, ये प्लस और माइनस के बीच का एक फोर्स रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो काफी हाई होता है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, देखो, है ना। somewhat the because of the strong force attraction between the positive and negative ions, this compound are generally brittle, है ना, है ना। ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब काफी स्ट्रांग होते हैं, तो यदि आप इनको तोड़ोगे तो ये छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में बदल जाता है ना। ब्रिटल उसको बोला जाता है कि चौक आपने लिया, चौक पे आप क्या करेंगे, चौक के आप अगेन एंड अगेन क्या करेंगे, अगर उसको मारेंगे तो पाउडर में बदल जाएगा आपका, है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, इनके बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो ब्रेक होना आयंस का, उसी को अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, तो यहाँ पे हाई होता है ये। सोल्युबिलिटी, डिसॉल्विंग, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक कंपाउंड को ही बोला जाता है। सोल्यूबल वाटर, इनसोल्यूबल इन द सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूबल इन द वाटर मतलब जो सोल्यूबल होते हैं ये वाटर के अंदर, और इनसोल्यूबल होते हैं काय के अंदर, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल के अंदर। सामान्यतः ये सभी की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पानी के अंदर घुलता है वो ऑयल के अंदर नहीं घुलता है, चाहे वो आपका केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, कुकिंग ऑयल हुआ। कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिसिटी, तो जो आपका आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यदि लिक्विड के फॉर्म में तो करता है, हाँ कि ना। देखो यही लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through the involve the moment of the charged particle, a solution of the ionic compound water compound have the passes through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct the electricity because the movement of ion solid do not possible, है ना। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन रेट, मतलब अगर उसको लिक्विड के फॉर्म में, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसका यहाँ पर। देखिए क्या होता है, किस प्रकार से चीजें होती हैं, आप थोड़ा सा उसको समझो। वो बोल रहा है कि अगर सॉलिड के फॉर्म में है, मान लो आपका NaCl, अब NaCl अगर सॉलिड है ना, जैसे ये NaCl है, सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड मतलब पार्टिकल बिल्कुल क्लोज पैक है, यस और नो। तो करंट लेके जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि वहीं पर हमने क्या करा, इसको सोल्यूबल फॉर्म में कर दिया, यदि हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, Na+ बन जाएगा, Cl-, ऐसे बहुत सारे आयंस बन जाएंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये जो आयंस होते हैं, ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेकर के जाते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला आपका फिजिकल नेचर, कि सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ओके ना। सोल्युबिलिटी, इनके सोल्यूबल होते हैं ये वाटर के अंदर, लेकिन ऑयल के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ चुके हैं, ओके। अब है आपका एक्सक्रीशन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल एक्सक्रीशन जो होता है मेटल का, एक्सक्रीशन मतलब
जो मेटल निकलते हैं अर्थ के अंदर से वो किस प्रकार से निकलते हैं, किस प्रकार से उनको सेपरेट किया जाता है। तो यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल हैविंग द नॉलेज कैन बी अंडरस्टैंड द मेटल एक्सक्रेट फ्रॉम द ओर, है ना। मेटल जो है वो कहाँ से सेपरेट किए जाते हैं, बाय द ओर, जो अर्थ से निकलते हैं उसको बोला जाता है, और उससे अलग करना उसको होता है ना। मेटल निकलते कहाँ से, तो आपको पता होगा कहाँ से निकलते हैं, अर्थ से निकलते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं निकलते, वो इम्प्योरिटीज के साथ निकलते हैं। जैसे लोहा, आप सोच रहे हो लोहा क्या डायरेक्ट अर्थ से निकलता, तो नहीं, इम्प्योरिटीज के साथ, मतलब इसके अंदर और भी चीजें मिक्सअप रहेगी, उनको सेपरेट करना ही एक्सक्रेशन कहलाता है। अब वो भी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है। जो ऊपर वाले मेटल है वो ज्यादा प्योर फॉर्म में नहीं होते, गोल्ड और सिल्वर रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये लगभग प्योर फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। दे ऑफ्टन फाउंड इन द फ्री स्टेट, है ना। जो कम रिएक्शन होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, वो जनरली आपके कौन से होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार आया है। नेम ऑफ द मेटल विच आर फ्री इन द स्टेट, तो उनमें आ जाते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर। लिथियम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, उसके अलावा लिथियम एंड कॉपर, ओके। कॉपर एंड सिल्वर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ द देयर सल्फाइड ऑक्साइड। और जो कॉपर और सिल्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंबाइन होते हैं किसके साथ में, सल्फाइड के साथ में। सल्फाइड बोले तो सल्फर, है ना। सल्फाइड के साथ में वो क्या रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं, है ना। दे आर नेवर फाउंड नेचर इन द फ्री एलिमेंट, है ना। ये जो है सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे आपके रिएक्शन करते हैं सल्फर से, है ना। इनको निकालने के लिए मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, फाउंड इन द अर्थ, ये अलग अलग हैं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता रहे हैं, ऊपर वाले तो रिएक्शन करते हैं, नीचे वाले कम करते हैं, नीचे वाले बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सबसे ज्यादा, थोड़ा कम, ये बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देके रखा है द मेटल ऑफ द मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज मॉडरेटली रिएक्टिव, कम रिएक्शन होते हैं। मॉडरेटिव मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली ऑक्साइड, ये काय के रूप में मिलते हैं आपको, ऑक्साइड के साथ मिलेंगे, सल्फाइड के साथ मिलेंगे, या फिर कार्बोनेट के साथ ये मिलते हैं। You will find this ores metal oxide this because of the oxygen very reactive elements and the very abundant, है ना। तो ये ऑक्सीजन जो होता है आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, एबिडेंट होता है, मतलब ये लगभग ना के बराबर होता है ना। ऑक्सीजन आपने देखा होगा, जो एयर का कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, लेस देन 1% आपका क्या है, बाकी के सारे गैसी हैं, उसी में ऑक्सीजन होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एविडेंट ऑन द अर्थ बोला जाता है। दस द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी कैन बी ग्रुप मेटल इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। मेटल को जनरली 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा गया है। एक तो लो रिएक्टिविटी जो सबसे नीचे होते हैं, मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी जो बीच में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हाई वाले सबसे टॉप पे होते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। प्योर मेटल समरी आर द स्टेप, ये देखिए और होता है, और मतलब जो इम्प्योर होता है मेटल के अंदर उसको और बोला जाता है ना। तो मेटल जो हाई रिएक्शन करते हैं उनके लिए अलग मेथड है, जो थोड़ा लेस रिएक्टिव है ना। मीडियम जो है उनको या तो कार्बोनेट के साथ में, सल्फाइड के साथ में होता है, तो यदि कार्बोनेट के साथ में है तो उसकी मेथड का नाम है उसको अलग करने का कैल्किनेशन। यदि वो सल्फाइड के साथ है तो रोस्टिंग है। जैसे नो, वो जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू किया जाता है ना। और जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं सल्फाइड और सल्फाइड और को बाय द रोस्टिंग मेथड के अलग किया जाता है। इसको हम देखते हैं, है ना। ये पूरा मेथड देके रखा है किस प्रकार से ये बन जाता है। इसका कैल्किनेशन और रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाता है। ऑक्साइड के बाद में उसमें से क्या करा दिया जाता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, तो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है। एनरिचमेंट ऑफ द ओर, एनरिचमेंट ऑफ द ओर माइंड इन द अर्थ आर यूजुअली द कंटामिनेटेड ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्यूरिटीज सच एज द सोइल। इनके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं जो अर्थ से जब भी कोई मेटल निकलता है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्यूरिटीज, है ना, जैसे कि सैंड हो गया, सोइल हो गया, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गेंग्यू बोला जाता है इसको, जो इम्प्यूरिटीज होती है उसको,
है ना, लेकिन इसको अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, तभी लिए हमारे लिए वो यूज़फुल होगा। यूज द रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, उसको निकाला जाता है अलग अलग मेथड्स। एक्सक्रीशन ऑफ मेटल बाय द लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं उनको किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है। तो metal low in the reactivity series very unreactive. Those oxide these metals can be reduced to metal by the heating alone. उसको हीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द किनेबर HGS, मतलब ये क्या है HGS, Hg मतलब मर्क्यूरी, S मतलब तो मर्क्यूरी के साथ सल्फाइड यहाँ है ना, और ऑफ द मर्क्यूरी। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मर्क्यूरी का और जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि नेवा बार बोला, उसको बोला जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स इज देन रेड्यूस टू मर्क्यूरी फर्दर हीटिंग। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड H2HgS, उसको क्या किया जाता है, उसको सबसे पहले ओपन रखा जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, HGO बना लेता है, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो गैस है, ये तो आउट हो जाएगा। बचा क्या आपका HGO, मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड बचा। इसको हीट कर दिया जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ से आउट हो जाता है, तो सेपरेट फॉर्म में आपको मर्क्यूरी मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कॉपर का है, तो कॉपर सल्फेट के साथ में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, ये कॉपर अलग निकल जाएगा। कॉपर को, कॉपर डाइऑक्साइड को और कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करा दिया जाता है, तो ये सल्फर, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका सल्फर के साथ चला जाता है और आपका कॉपर जो है सेपरेट हो जाता है ना। एक्सक्रेशन ऑफ मेटल। अब उसके बाद अपन देखेंगे, तो लो रिएक्टिविटी वाले थे, और उसके बाद देखेंगे अपन जो मिडिल, मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम होते हैं, है ना। सीरीज ऑफ द आयरन जिंक कॉपर ये बीच में होता है। दिस यूजली प्रेजेंट इन द सल्फाइड कार्बोनेट नेचर। ये सल्फाइड और कार्बोनेट के नेचर होते हैं। इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, इसको निकालना थोड़ा सा आसान होता है। कार्बोनेट द मेटल सल्फाइड्स एंड द must be converted into metal oxide. These oxides are converted into the oxide heating strongly presence of air. This process is known the roasting. इसको जो अलग करने की मेथड होती है ये कहलाती है आपकी रोस्टिंग। जो भी हमने देखा वो होती है आपकी कैल्किनेशन। तो क्या है देखो, जिंक सल्फेट, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो ये तो है अगर सल्फाइड के साथ है तो, यदि कार्बोनेट के साथ है तो कुछ भी नहीं करते हैं, उसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से अलग हो जाता है, तो जिंक ऑक्साइड बचता है। जिंक ऑक्साइड को हीट करके अगेन उसको जिंक के रूप में अपने को मिल जाता है। थोड़ा सा मेथड्स हैं, आप एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। ये जो टेबल है इससे आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना कि हाई रिएक्टिविटी है तो ये लो से पढ़ रहे हैं ना। तो सल्फाइड और भी अपन ने देखा, रोस्टिंग मेथड से उसको अलग किया। अभी हम देख रहे हैं ये कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर है। यदि कार्बोनेट का ओर है तो उसको कैल्किनेशन के थ्रू क्या बना दिया जाता है, अभी अपन ने बनाया, क्या बताया अपन ने, ZnCO3। ये सुनो, देखो ZnCO3 ये कार्बोनेट है यहाँ पे, तो इसको क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है। देन जिंक ऑक्साइड बचता है, जिंक ऑक्साइड बचता है, जिंक ऑक्साइड में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को निकाला जाता है, जिस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो आपको प्योर मेटल मिल जाता है। आप इस टेबल को लिख करके जो मैं समझा रहा हूँ उसको लेकर के बैठेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो रिडक्शन हो गया ना, मेटल ऑक्सीजन का निकलने को रिडक्शन अपन बोलते हैं। कार्बन कुक reduce the, you will already with the oxidation reduction explain the first chapter obtaining metal from their compound. Besides of carbon coke reduce metal oxide and the sometimes the displacement reaction can be also used. Highly reactive metals such as the sodium, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो सबसे टॉप पे होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्शन ये करते हैं ना। एजेंट बिकॉज दे कैन बी डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, है ना। ये रिएक्शंस जब कराते हैं, जैसे मैग्नीशियम एक प्रकार का काफी रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ में, तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, और मैग्नीज जो है आपका, मैग्नीशियम नहीं है सॉरी, वो मैग्नीज है, वो आपका अलग हो जाता है। दिस डिस्प्लेस रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ा है। द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व सो द लार्ज दैट मेटल प्रोड्यूस द मोल्टेन स्टेट, इसीलिए जो मेटल होता है मोल्टेन स्टेट में होता है, पिघले हुए स्टेट में मिलता है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उसको सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल आयरन ऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम, देखो आयरन ऑक्साइड यदि है तो उसके सामने भी एल्यूमिनियम लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, और जो आपका आयरन सेपरेट हो जाएगा, वो हीट आपको वहां पे मिलेगी, है ना। टॉप सबसे ऊपर वाले की अगर बात करें तो इसमें कैसे किया जाता है, तो ये मेथड्स यहाँ पर होती है ना, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक बैटरी ली जाती है जिसको प्लस से जोड़ा जाता है उसको एनोड, माइनस से जोड़ा जाता है उसको कैथोड बोला जाता है, जैसा नो। उसके बाद में ये रोड होती हैं, ये रोड लगा दी जाती हैं, इनके अकॉर्डिंग इन पर ही वो मेटल या नॉन मेटल आपका सेपरेट इनसे हो जाता है। जैसे हम NaCl का एग्जाम्पल ले लें, तो इसको अलग करने के लिए Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है, जो प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला जो होता है वो कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ, जो माइनस वाला होता है वो जाएगा प्लस की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर डिटेल में, है ना। ऑल द मेटल्स ऑफ द रिएक्टिविटी वेरी reactive, they cannot be obtained from the compound of the heating with carbon. For example, carbon cannot be reduced the oxide of sodium magnesium, इनको आपका सल्फेट भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इनके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स हैव द मोर affinity of the oxygen carbon. These metals are obtained electrolytic reduction. For example, sodium कैल्शियम ऑप्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड, जैसे यहाँ पे NaCl का भी मैंने बताया आपको, जैसा नो, जो Na प्लस है वो क्या कैथोड पे चला जाएगा, जो प्लस सिंबल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैटायन, क्या बोला जाता है, कैटायन। तो C फॉर कैट और C फॉर कैथोड, और जो आपका नेगेटिव होता है उसको बोला जाता है एनायन, An से आप एनोड, तो कैटायन पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा आपका एनोड पर, है ना। ये इस मैसेज को, इस मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ रिफाइनिंग। ओके, ये जो टॉप की मेटल है इसी से अलग की जाती है। मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटेड कैथोड आर यूजफुल इम्प्योरिटीज सो द सॉल्यूशन, whereas the insoluble impurities settle down the bottom of the anode known as the anode mud, और इसको अलग कर दिया जाता है। कोरोजन आपको पता है, कोरोजन क्या होता है, एक तो होता है आपका क्या, एक तो होता है रस्टिंग, लोहे का जो खराब होना होता है उसको रस्टिंग बोला जाता है। जो सिल्वर आर्टिकल्स खराब होते हैं आपके, कॉपर भी खराब होता है, आयरन खराब होता है, ये जो खराब होने की मेथड है, मतलब इनके ऊपर जो रिएक्शन की मेथड है उसको बोला जाता है कोरोजन, है ना। तो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, आपको ध्यान ये रखना है कि सिल्वर जो होता है वो रिएक्शन किससे करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सिल्वर भी रिएक्शन करता है, ओनली गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्शन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है आपका ब्लैक पड़ जाता है, कैसा हो जाता है, तो सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक, तो ध्यान रखना कि सिल्वर कैसा पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है ना, बिकॉज ये रिएक्शन कैसे करता है, सल्फर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं कि सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक, और वो काय से रिएक्शन करता है, सल्फर से। कॉपर जो होता है रिएक्शन करता है किससे, कार्बन डाई ऑक्साइड से, और इसका सरफेस कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ब्राउन सरफेस हो जाता है, ग्रीन कोटिंग इसके ऊपर आ जाती है। कैसी कोटिंग आ जाती है, देखो सिल्वर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, सल्फर से रिएक्शन करता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ग्रीन कोटिंग इसके आ जाती है ना। इसका सरफेस कैसा हो जाता है, ब्राउन सरफेस हो जाता है। आयरन आपको पता ही है, आयरन कैसे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से, है ना। और ये कैसी कोटिंग बना लेता है, एयर से, मान के चलो आप, एयर मॉइस्चर से, और ये ब्राउन कलर का ये हो जाता है, इसको बोला जाता है रस्टिंग। ओके, इनके फॉर्मूले भी अगर बात करें तो सिल्वर का हो जाएगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड, कॉपर का हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, है ना, और उसके बाद में आपका आयरन का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड।
तो तीनों का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आपको, है ना। उसको ये इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये अलग अलग बताया गया है कि एक बार आपने एयर लिया, है ना, जब कब होगा रस्टिंग, जब आपको एयर भी मिलेगा, जब एयर भी मिलेगा और जब उसका स्टेट जो है कैसा होगा, मॉइस्चर भी होगा, तब जाके वो रिएक्शन करेगा। 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके बताया गए हैं। इनसे बचा कैसे जाता है, तो आपको पता है कैसे बचा जाता है इनसे। रस्टिंग नहीं, अगर रस्टिंग बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द मेटल, तो इसको बचा कैसे जाता है, पेंटिंग कर दी जाती है, ऑयल लगा दिए जाते हैं, ग्रीसिंग हम कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग हम कर देते हैं, ये पढ़ेंगे हम। पेंटिंग आपको पता है, ऑयलिंग आपको पता है, ग्रीस लगा देते हैं पार्ट के मशीन के पार्ट्स के बीच में, ताकि वो भी मशीन के पार्ट्स भी काहे के बने हैं, मेटल के, तो उनके अंदर रिएक्शन नहीं होगा, उनके अंदर रस्टिंग या कोरोजन नहीं होगा। या सुनो, एक मेथड होती है, देखो गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, स्टील और आयरन, है ना, फ्रॉम द रस्टिंग, स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए मेथड होती है, इसके ऊपर जिंक चढ़ा दी जाती है, जिंक की लेयर, जिंक की पतली लेयर चढ़ाई जाती है। उसके बाद में एलोइंग क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एलोय मतलब दो मेटल्स को आपस में मिला दिया जाता है। जैसे कि कौन कौन से होती हैं ये, जैसे कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, हो सकता है समय लगा हो चैप्टर को एक्सप्लेन करने में, लेकिन वन टाइम शॉर्ट में आप उसको आराम से समझ सकते हैं। Alloying is a very good method of improving the property of metal, can be property of the method. The iron most widely used to the metal, but never the used to the pure state. लेकिन इसको प्योर स्टेट में अपन यूज ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, आगे देखें। दिस इज द बिकॉज ऑफ द प्योर वेरी सॉफ्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है ना। तो इसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन इसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि आयरन के अंदर क्या मिक्स किया जाता है, आयरन के अंदर आपका मिक्स किया जाता है क्या, मिक्स किया जाता है कार्बन। ओके, बिकम द हार्ड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद में आयरन इन मिक्स विद द निकल एंड क्रोमियम वी गेट द स्टेनलेस स्टील। एक अगला एलॉय है आपका स्टेनलेस स्टील का। कैसे बनता है ये, निकल और क्रोमियम के मिक्सर से। तो ये आता है कि स्टेनलेस स्टील इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो निकल और क्रोमियम, इसको अलग अलग पेज पे आप लिख लो। स्टेनलेस स्टील लिखा, उसके सामने डैश लगा करके इन दोनों के नाम लिखो, आगे और भी आएंगे उनके भी लिख लेना। वी गेट द विच इज हार्ड डज नॉट रस्ट, है ना। उसके बाद में आपका प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मेटल कैन बी चेंज मिक्स विद द सम सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ द एडेड मेटल नॉन मेटल। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस, होमो मतलब सेम और जीनियस मतलब मिक्सचर। होमो मतलब जब सेम रेट में दोनों को मिक्स किया जाता है, टू और वन मेटल, या तो मेटल का मेटल के साथ भी हो सकता है, मेटल का नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है ना। कुक्ड एट द रूम टेम्परेचर। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका गोल्ड होता है कैसा, 24 कैरेट का शुद्ध सोना जो होता है, इट इज देयर फॉर द सुटेबल मेकिंग द ज्वेलरी, है ना। इट नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं होता 24 कैरेट का। इट अलोइंग द एदर सिल्वर एंड कॉपर में, उसके अंदर क्या मिक्स किया जाता है, या तो सिल्वर या तो कॉपर, ताकि वो हार्ड हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना। इंडिया में जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट के हिसाब से बनती है, 22 या कहीं कहीं पे आपको 22.5। इसकी शुद्धता जो होती है 91.6 के अकॉर्डिंग इसको मापा जाता है ना। सोने की जो हमारे यहाँ पे शुद्धता चलती है वो 24 कैरेट सोना होता भी है, लेकिन ज्वेलरी नहीं बनती उसकी, है ना। 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड अलोइंग द, इसका मतलब ये होता है कि 22 पार्ट्स तो इसमें क्या है, गोल्ड के हैं, और 2 पार्ट काय के हैं, इसमें कॉपर मिला दिया जाता है या सिल्वर मिला दिया जाता है। जैसा नो, तो जब भी आप ज्वेलरी परचेस करने जाएं, सबसे पहले वहाँ कैरेट का कंफर्म करें कितने कैरेट का सोना है। बिकॉज अगर वो 20 कैरेट का है तो मतलब उसमें 20 पार्ट से ही काय के हैं केवल, वो 4 पार्ट काय के मिक्स कर दिए उसने, वहां पे मिक्स कर दिए हैं आपके या तो कॉपर या तो सिल्वर। इसके अकॉर्डिंग भी आपको रेट थोड़ा थोड़ा अलग अलग देखने को मिलते हैं। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन द एलॉय नॉन एज द एमेलगम। यदि एक मेटल जो है आपका क्या है, मर्क्यूरी है, तो उसको क्या बोला जाता है, एमेलगम भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेल्टिंग पॉइंट अलोइंग इन द लेस देन द प्योर मेटल, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रास। उसके बाद अगला है आपका, अभी अपन ने पढ़ा स्टेनलेस स्टील, एक है ब्रास,
ये काय का एलॉय होता है? कॉपर का और जिंक का। ये आपको लिख लेना है ना, कि ब्रास, ऐसे ब्रास एक प्रकार का क्या है? कॉपर का और कॉपर एंड जिंक का मिक्सअप है। देन उसके बाद क्या है आपका? ब्रॉन्ज है। क्या है? ब्रॉन्ज मेटल होता है ना, ब्रॉन्ज होता है। तो ब्रॉन्ज भी काय का? कॉपर और टीन का, Cu+Sn। आप ऐसे इनको नोट कर लें। यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट सोल्डर। उसके बाद में जो सोल्डर होते हैं, सोल्डर मतलब जो वायर को जोड़ा जाता है जहां से, उसको सोल्डर बोला जाता है ना। सोल्डर इज ए एलॉय लीड एंड टीन। सोल्डर आपके होते हैं लीड और टीन के एलॉय। जो तीसरा हो गया, लगभग 4-5 एलॉय है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप अलग पेज में नोट कर लें। The iron pillars from near the Qutub Minar in the Delhi was built in the more than 1600 ईयर। 1600 साल पहले ये बनाई गई थी कुतुब मीनार के अंदर, यहाँ पे दिल्ली के अंदर है, ठीक है। उसको आयरन पिलर है, लेकिन वो अभी तक खराब नहीं हुई। इसका क्या कारण बताया गया है यहाँ पे लिखें, है ना। दे had development the process with the preventing the iron rusting for the quality of the rust resistance, है ना। रेसिस्टेंस मतलब होता है उसके बचने की शक्ति है उसके अंदर, जैसे हमारे अंदर होता है इम्यूनिटी। Has the examined the scientists all the parts of the world. The iron pillar 8 meter height and the weight is 6,000 किलोग्राम उसका वेट है। इसकी सर्चिंग करने के लिए बहुत बार अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देशों से आए हैं कि ये इतने दिनों के बाद भी खराब क्यों नहीं हुई है, इसका रेजिस्टेंस किस प्रकार से हाई है। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है। लगभग 1 घंटा यहाँ पर लगा है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटर तरीके से मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है। पिछला वीडियो एक मैंने बना के रखा है जिसमें हमने केमिस्ट्री के 1 वर्ड की बात करी है, तो वहाँ पर आप इस चैप्टर को एक बार वीडियो देखें, वहाँ पर करें, उसके बाद पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट बनाए रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे कंफर्म हो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। हैव ए गुड डे एंड बाय।